फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो बदनाम गलियाँ भाग 7। अब तक आपने पढ़ा कि जीनत वापस तो आ चुकी थी, पर उस हादसे ने जीनत के शरीर के साथ साथ मन को भी तोड़ के रख दिया था। जीनत की हंसी चुलबुलापन सब गायब हो चुका था। वो अब ना किसी से बोलती थी, ना पहले जैसी ही रही थी। पार्वती और अन्नू दोनों ही अपने अपने तरीके से जीनत की मदद कर रही थी। अब आगे पार्वती उठकर जीनत के पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, आज हमारी बातूनी गुड़िया हमसे बात नहीं करेगी क्या? कितना समय हो गया तुमने हमसे ना तो ढंग से बात की ना हंसी मजाक। क्यों रूठी हो हमसे? मान जाओ ना, हम तुमको ऐसे नहीं देख पा रहे। फिर से एक बार मुस्कुरा दो ना। ये कहते कहते पार्वती की आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर जीनत अभी भी निष्क्रिय सी बैठी थी। तभी अन्नू जीनत के लिए खाना ले आई तो पार्वती उससे वो प्लेट लेते हुए बोली, लाओ हमें दो, हम खिलाएंगे आज जीनत को अपने हाथों से खाना। ये कहकर उसने एक निवाला तोड़कर जीनत के मुंह में रख दिया। जीनत चुपचाप खाना खा रही थी और उसकी भी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। अब बस भी करो जीनत, भूल जाओ वो सब कुछ और एक नई शुरुआत करो। हम जानते हैं इतना आसान नहीं होगा, मगर नामुमकिन भी नहीं है। अन्नू ने जीनत को समझाते हुए कहा, देखो कल हम बाहर गए थे तो तुम्हारे लिए क्या लाए। ये बोलकर अन्नू ने एक किताब जीनत के हाथों में पकड़ा दी और बोली, तुमको पढ़ने का शौक था ना, और तुम पढ़ी लिखी भी हो, तो ये पढ़ो, तुमको अच्छा लगेगा। हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी, तो पूछ पाछ करके ये ले आए। पढ़ो, फिर हमें भी बताना कैसी है, ठीक? अन्नू ने जीनत का दिमाग पुरानी यादों से हटाने के इरादे से कहा। तो जीनत ने चुपचाप ही उस किताब की तरफ देखा और बिना किसी प्रतिक्रिया के एक तरफ सरका दी। अन्नू ने पार्वती की तरफ देखा, वो भी शांत सी ही थी और जीनत को ही देख रही थी। वो दोनों काफी देर तक उसके साथ बैठी रही और अन्नू जीनत को अपनी अपनी अलग अलग तरह की बातें और किस्सा सुनाकर आनंदित करने का प्रयास करती रही, जो कि वो दोनों अक्सर रोज ही करती थी। शाम होने को आई थी और अब पार्वती और अन्नू दोनों के ही जाने का वक्त हो चला था। तुम अपना ख्याल रखना जीनत, मैं जल्दी ही आऊंगी। ये कहकर पार्वती और अन्नू दोनों ही वहां से चली गई। शाम ढलते ही सुनसान पड़ी उन बदनाम गलियों के नज़ारे ऐसे जादू की तरह बदल जाते थे, जैसे कोई उजड़े चमन में एकदम से बाहर आ गई हो और वहां पसरा सन्नाटा एकदम से ही मधुर तरंगों से सराबोर हो जाता था। भले ही किसी के दिल में तकलीफ के कांटे चुभ गए हो, मगर किसी को किसी से मतलब ही कहाँ था। गजलों और बाहर के चहल पहल की आवाज़ें जीनत को अंदर तक परेशान कर रही थी। उसे इस माहौल से नफरत सी हो चुकी थी, मगर यहाँ रहना उसकी मजबूरी थी। वो काफ़ी देर तक शांत सहती रही, फिर जब ना बन पड़ा तो तेजी से उठी और अपने कमरे के किवाड़ तेजी से धड़ाक की आवाज़ के साथ बंद कर लिए और आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका दिल अंदर तक रो रहा था, मगर मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूट रहा था। आंखें लाल थी, मगर कोई क्रदन नहीं था। वो चुपचाप पड़ी, बस लगातार हल्के हल्के घूमते पंखे को ही ताक रही थी और ना जाने कितना टाइम वो ऐसे ही बेजान सी वहीं बिस्तर पर पड़ी रही। रात के 2 बज रहे थे और आज पार्वती भी किसी मजबूरी वश नहीं आ पाई थी। जीनत अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में अपने गांव की सुनहरी यादों से लेकर अब तक का सब कुछ लगातार एक पिक्चर की तरह चल रहा था। कानों में अजीब अजीब आवाज़ें उसे रह रहकर परेशान कर रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और उस दिन का पूरा वाकया उसके दिलो दिमाग पर हावी था। उसका शरीर अकड़ रहा था, जैसे उन लोगों ने अभी भी उसे जकड़ा हुआ हो। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज़ गले में घुट गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कसकर बंद कर लिया, मगर उसके चिल्लाने की आवाज़ें और उन लोगों की हंसी की आवाज़ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसकी आंखों के आगे अभी भी वही सब घूम रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें भींच ली। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, अपने पिता का दुलार याद आ रहा था, अपनी बहन की छेड़खानी याद आ रही थी, मगर अब कोई नहीं था और शायद अब कभी होंगे भी नहीं। उसकी उम्मीदें, उसका हौसला सब टूट रहा था। निराशा उस पर हावी हो रही थी, सब्र खोता जा रहा था।
वो कुछ क्षण उस पर बहुत भारी गुजर रहे थे। काश उन कमजोर क्षणों में कोई भी आकर उसे संभाल लेता, मगर जब होनी बलवान हो तो उस वक्त कोई साथ नहीं देता। वो उठकर कमरे में तेजी से टहलने लगी, मगर उसका दिमाग शून्य हो चुका था। मन में गंदे गंदे ख्याल उमड़ रहे थे और आत्मा इन सब से छुटकारा पाने के लिए तड़प रही थी। वो बहुत देर तक अपने अंतर मन की कश्मकश से जूझती रही, मगर शायद उसका दिल उसके दिमाग पर बुरी तरह काबू कर चुका था। उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल शून्य हो गई थी। अचानक उसने अपनी अलमारी से एक साड़ी निकाली और पंखा बंद कर पंखे पर फेंकी। तभी उसकी आंखों के आगे पार्वती का चेहरा आ गया। उसके साथ बीते वो कुछ मीठे पल याद आ गए और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने एक पेपर पर कुछ लिखा और उसी किताब के नीचे दबा दिया, जो एक साइड में अभी भी ऐसे ही पड़ी थी। मगर आज शायद वो मीठे पल भी उसके अंतर मन की जदोजहद को संभालने के लिए काफी नहीं थे। मैं तुम जैसी मजबूत नहीं हूँ पार्वती। जीनत मन ही मन बुदबुदाई और कुछ पल बाद ही उस कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुबह के 6 बज गए थे। पार्वती फटाफट अपने बिस्तर और कपड़ों को समेट रही थी और साथ ही साथ मन ही मन कुछ कुछ बुदबुदा रही थी। हे भगवान, कल रात तो हम जीनत के पास एक बार भी नहीं जा पाए। पता नहीं उसने खुद से दवा ली भी होगी या नहीं। ये फूलन देवी भी ना बहुत कमीनी औरत है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाना है ये सिर्फ यही जानती है। मगर कोई बात नहीं, हमारी जीनत के लिए तो हम 2 क्या 20 को भी झेल लेंगे। बस अभी जल्दी से जाकर देखते हैं कि वो अभी तक जगी है या सोई है। कपड़े समेट वो तेजी से जीनत के कमरे की ओर बढ़ी। अन्नू और कुछ लड़कियां उसका दरवाजा पीट रही थी, मगर वो खोल ही नहीं रही थी। यह देख वो थोड़ा घबराई हुई तेजी से अन्नू के पास गई और बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों दरवाजा पीट रही हो? वो सो रही होगी, खोल देगी ना भी। इतनी बेचैनी क्या है? पार्वती की बात सुनकर अन्नू आंखों में आंसू लिए बोली, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा पार्वती। सुबह 4 बजे देखने आ गए थे ऐसे ही जीनत को। दरवाजा बंद देख लौट गई। जब से वो हादसा हुआ था वो नहीं करती थी ना दरवाजा बंद, फिर आज बंद क्यों? दिल को अजीब लगा तो फिर 5 बजे दोबारा आए, तब से दरवाजा ही पीट रही हैं। अभी एक लड़की गई है किसी को बुला लाने को, वो ही आके दरवाजा तोड़ेगा अब तो। अन्नू की बात सुनकर पार्वती का तो जैसे जी ही हलक तक आ गया था। कुछ अनहोनी की आशंका ने उसके दिल में घबराहट पैदा कर दी थी। तभी शाकाल अपने 2 और आदमियों के साथ वहां आया तो उसको देखकर सब लोग थोड़ा पीछे हट गए। 10-15 मिनट की मशक्कत के बाद ही दरवाजा टूट गया और सामने पंखे से लटके जीनत के शरीर को देखकर पार्वती की चीख निकल गई। सभी अपनी अपनी आंखें फाड़े जीनत के शव को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। सबसे बुरी हालत तो इस वक्त पार्वती की थी, जो चक्कर खाकर वहीं चौखट पर गिर गई थी। अन्नू और बाकी लड़कियां अब उसे संभालने में लग गई थी। जीनत का आत्महत्या करना आज शाकाल के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं था। उसके माथे पर उभर आई बूंदे और शिकन साफ बता रही थी कि शायद उसे अब अपनी और अपनी माँ के भविष्य की चिंता सता रही थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि यहाँ इस कोठे पर किसी लड़की ने आत्महत्या की थी। उसने उन आदमियों की मदद से जीनत का शव नीचे उतारा और तुरंत कुछ कहे बिना कमरे से निकल गया। जीनत की मौत से पूरी इमारत में हड़कंप मच गया था। शाकाल सीधा फूलन देवी के पास पहुंचा और उसने जब उसे सब कुछ बताया तो उसकी भी हालत खराब सी हो गई थी। ये बात फैले और लोग कारण जानने की कोशिश करें, उससे पहले ही फटाफट उसे यहाँ से ले जाकर ठिकाने लगा। फूलन देवी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए घबराई आवाज में कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ कुछ। यह कहकर शाकाल वहाँ से निकल गया। ये हादसा उस वक्त उस पूरी इमारत को हिलाने के लिए काफी था। पार्वती थोड़ा संभली और भागते हुए जीनत के पास जाकर बैठ गई और उसे अपनी बाहों में भर जोर जोर से विलाप करने लगी। कमरे के बाहर लड़कियों का और आसपास के कुछ लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया था, जो जीनत को जानती थी या नहीं भी जानती थी वो भी। कोई आखिरी बार उसे देखने या कोई इसका कारण जानने के लिए वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी। लोगों की आपस में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। वैसे भी हमारे समाज का दस्तूर ही है कि कोई किसी की मदद करे या ना करे, मगर तमाशा देखने और बात बनाने सब इकट्ठा हो ही जाते हैं।
तभी शकाल अपने 4-5 आदमियों के साथ वहां पहुंचा, मगर पार्वती को अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करते देख और वहां इकट्ठा हुई इतनी लड़कियों और लोगों को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि जीनत को वहां से उठा ले जाए, और वो उल्टे कदम वापस लौट गया। शकाल वहां से वापस लौटकर सीधा फूलन देवी के पास पहुंचा और उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। शकाल की बातें सुनकर फूलन देवी गुस्से में आकर बोली, उन लौंडियों से डर गया तू? इतना भी बस का ना तेरे? आ चल, मैं चलूँ तेरे साथ, देखती हूँ कौन क्या कहेगा। ये बोलकर वो शकाल के साथ जीनत के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर जब उसने इतनी भीड़ देखी तो एक बार तो उसे भी घबराहट सी हो गई, मगर फिर भी हिम्मत करके वो पार्वती के नज़दीक पहुंची और उसके सर पर हाथ रखकर पुचकारने का नाटक सा करते हुए बोली, पार्वती बच्चे चुप हो जा, जो होना था हो गया, अब क्या किया जा सकता है, चल अब जाने दे जीनत को, आखिरी विदाई दे दे। पार्वती सुबकते सुबकते फूलन देवी का सारा आलाप सुन रही थी। गुस्से से उसकी आंखें तो लाल हो रही थी, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खुद को संयत रखा। पार्वती को शांत देख फूलन देवी ने सोचा कि चलो काम बन गया। ये सोचकर उसने शकाल को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे ओ शकाल, ले उठाकर ले जा इसे और अच्छे से इसका अंतिम संस्कार करके आना। यह सुनकर शकाल और वो लोग जैसे ही जीनत की ओर बढ़े, पार्वती सिंहनी सी भांति घुर्राई, वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना कोई भी, खबरदार जो किसी ने इसे हाथ लगाया तो। पार्वती का रुद्र रूप और भयंकर आवाज उन लोगों को अंदर तक कंपित करने के लिए काफी थी। उसने चारों तरफ निगाह घुमाई, बाकी इकट्ठा लोग और लड़कियां भी अपनी अपनी जगह खड़े उसे गुस्से से घूर रहे थे। स्थिति को अपने विपरीत जाता देख शकाल और बाकी आदमी वहीं रुक गए, मगर फूलन देवी तो शायद अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी। उन लोगों को रुका देख फूलन देवी अपमान की आग में जलते हुए पार्वती की तरफ बढ़ी और उसका कंधा पीछे को झटकते हुए चिल्लाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि हम पर गुर्राए तू रोकेगी मुझे, देखती हूँ कौन रोकता है। यह बोलकर वो शकाल की तरफ मुड़ी और चिल्लाते हुए बोली, ओ नामर्दो जैसे क्यों खड़ा है वहाँ, चला उठा इस। फूलन देवी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पार्वती ने पीछे से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और उसे पीछे की ओर खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि फूलन देवी दर्द से बिलबिला गई। यह देख वहां उपस्थित सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यह सब जो हो रहा था वो सभी की उम्मीद से परे था। सब लोग अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे, मगर कुछ भी बोलने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। पार्वती अपने होश में ही नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में और चेहरे पर क्रोध रूपी अंगारे झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस वक्त वहां पार्वती नहीं बल्कि साक्षात दुर्गा माँ का कोई रूप खड़ा हो। पार्वती की पकड़ तेज होती जा रही थी और फूलन देवी दर्द से बिलबिलाए जा रही थी। अब महसूस हुआ दर्द क्या होता है। पार्वती गर्जी, इससे भी कहीं ज्यादा दर्द और पीड़ा सही है मेरी जीनत ने। उसने आत्महत्या नहीं की, तुम लोगों ने मार डाला उसे। उसकी आत्मा तो बहुत पहले ही मर गई थी, आज तो केवल उसका शरीर मरा है। खबरदार जो तूने उसके शरीर पर अपने गंदे हाथ भी लगाए तो, समझी तू। यह बोलकर पार्वती ने उसे बहुत तेजी के साथ आगे की ओर धकेल दिया और वो धड़ाम से कमरे की चौखट पर आ गिरी। शकाल ने भागकर फूलन देवी को उठाया। दोनों ने एक बार पार्वती को मुड़कर देखा और उसका इतना खतरनाक रूप देख वो लोग वहां से 9-2-11 हो गए। पार्वती द्वारा फेंके जाने के कारण फूलन देवी की कमर में झटका आ गया था, इसीलिए उससे सही से दौड़ा भी नहीं जा रहा था। ये देखकर कुछ लड़कियां जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मन ही मन खुशी से मुस्कुरा रही थी। फूलन देवी के जाने के बाद पार्वती कुछ पल ऐसे ही अंगारे बरसाती सी स्तब्ध खड़ी रही और फिर एकदम से निढाल होकर वहीं गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्वती के दिल में सालों से दबा आक्रोश आज जलजला बनकर बाहर फूट पड़ा हो। अन्नू और बाकी लड़कियों ने उसे उठाया और पास ही बिस्तर पर लेटा दिया। एक लड़की पानी ले आई और उसके मुंह पर छींटे मारने लगी। कुछ पल बाद ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अभी वो अंदर से काफी शांत लग रही थी, मगर उसकी आंखों से लगातार आंसू छलक रहे थे। इस बात की खबर लगभग आसपास सभी जगह फैल चुकी थी और किसी ने शायद पुलिस को भी इत्तला कर दिया था। सायरन बजा दी पुलिस की गाड़ी जब उस इमारत के नीचे आकर रुकी तो सब लोगों में भगदड़ मच गई।
उधर फूलन देवी अपने बिस्तर पर पड़ी अपनी कमर पकड़े करहा रही थी। हाय, कमबख्त ने सबके सामने कितनी जोर से पटका मुझे। छोड़ूंगी नहीं तुझे पार्वती, खून के आंसू रोएगी अब तू, देख लेना। तेरे शरीर को ना नुचवाया ना मैंने तो मेरा नाम भी फूलन देवी नहीं। फूलन देवी कुछ कुछ बड़बड़ा कर लगातार करा रही थी और शाकाल वहीं पास ही खड़ा था। अरे अब बस भी करो, उसे तो बाद में देख ही लेंगे। पहले ये सोचो अब करना क्या है, कैसे छुपाएंगे सब कुछ। जिसका डर था वही हो गया। आसपास के सब लोग भी जान चुके हैं। देख लेना अब तो पक्का पुलिस आएगी। आएगी नहीं, आ चुकी है। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने फूलन देवी की चौखट के अंदर कदम रखा। साथ ही 2 हवलदार भी थे। इंस्पेक्टर को वहां देखते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाँ भाई, क्या माजरा है? वो लड़की कैसे मरी? सीधा सीधा बताओगे अपनी ससुराल जाके। इंस्पेक्टर ने शाकाल के पास पड़ी कुर्सी पर अपना पैर टिकाते हुए शाकाल की तरफ तिरछा देखकर कहा और मुस्कुराया तो शाकाल घबराकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उधर क्या देख रहा है बे? तेरे से ही पूछा हूँ मैं। इंस्पेक्टर ने फिर से सीधा खड़ा होकर शाकाल को घूरते हुए कहा तो शाकाल बोला, कोई नहीं मारे हैं उसको, खुद मरी है वो, आत्महत्या किए है वो। अच्छा, और आत्महत्या क्यों किए है वो? इंस्पेक्टर ने भौहें उचकाकर पूछा। वो क्या है ना पुलिस बाबू, ये सब तो चलता ही रहता है। तुम बोलो कितना टका लोगे, और चाहो तो कोई पसंद भी कर लेना, भिजवा देंगे रात को। फूलन देवी ने अपने लाल लाल दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा और एक पान खाने के लिए उठाया ही था कि इंस्पेक्टर ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया और उसके हाथ से पान छीनता हुआ बोला, वो क्या है ना, हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं। अगली बार से ना ये पान मत खाना हमारे सामने, समझी? और ये बोलकर उसने वो पान अपने मुंह में रखा और कमरे से बाहर निकलते हुए शाकाल से बोला, चल बे, कमरा दिखा उस लड़की का। इंस्पेक्टर के तेवर देखकर शाकाल और फूलन देवी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और फिर फूलन देवी ने इशारा किया तो शाकाल इंस्पेक्टर के साथ कमरे से बाहर निकल गया। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में देखेंगे कि क्या इंस्पेक्टर पैसों के लालच में बिक जाएगा या फिर जीनत को न्याय दिलाने में मदद करेगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।